रिपोर्ट न्यूज इंडिया। अपने विषय के बहुत शानदार जानकार इस वक्त पैनल पर मेरे साथ मौजूद हैं। कर्नल दिनेश शर्मा मेरे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं, तो आदरणीय सुरेश गोयल सर जो कि पूर्व राजनयिक हैं और इन विषयों पर ख़ास तौर पर भारत के अन्य देशों के साथ संबंध, पाकिस्तान के साथ संबंध पर गहरे विचार वो रखते रहे हैं। आप दोनों का मैं स्वागत करता हूं। बाकी के मेहमान भी मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सुरेश सर शुरुआत आपसे करना चाहूँगा। भारत ने तो कोई धमकी नहीं दी, अभी कोई नई बात नहीं की है, लेकिन एक के बाद एक पाकिस्तान की तरफ से बयान आ रहे हैं। क्या वहाँ की अंदरूनी सियासत में इसका कुछ असर डालने का प्रयास है, या किसी बात को लेकर पाकिस्तान आशंकित है कि मामला गड़बड़ा ना जाए, जैसे कि भारत की किसी प्लानिंग को वो समझने का प्रयास कर रहा है? देखिए, मैं छोटी सी बात कहूँगा शुरुआत में, बाकी जो एक्सप्लेनेशन वगैरह हैं वो बाद में आती रहेंगी। और छोटी सी मुद्दे की बात ये है कि जब भारत ने ये कहा कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर रहे हैं, हमने एब्रोगेट भी नहीं किया है। अगर हम कहें कि एब्रोगेट कर रहे हैं तो वो ट्रीटी का उल्लंघन होगा। हम वो ट्रीटी को सस्पेंड कर रहे हैं और हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। तो इस मामले में किसी भी इंटरनेशनल लॉ का कोई वायलेशन नहीं है और कोई हमसे कह नहीं सकता है कि हम इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ जा रहे हैं। सीधी सी बात यह है कि पाकिस्तान को जो अब तक भारत के खिलाफ खाली आतंकवाद की ही नहीं, एक जिहाद सी चलती रही कि भारत को नीचा दिखाना है, किसी ना किसी तरीके से भारत को बताना है कि वो पाकिस्तान से नीचा है। ये देखते हुए भी कि पाकिस्तान की इकोनॉमी का साइज़ क्या है, पाकिस्तान का ज्योग्राफिकल साइज़ क्या है, कैपेसिटी क्या है, भारत को नीचा दिखाने की कोशिश में जारी रही है। अब उनको पहली बार ये मालूम चला है कि जब पानी की बात हुई है कि भारत के हाथ में एक ऐसा तुरुप का पत्ता है जिसका वो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम कहते हैं पानी चाहे बंद अभी तक हुआ हो या नहीं हुआ हो, मैं नहीं जानता उसके बारे में, क्योंकि बंद होने से पहले काफ़ी सारी चीज़ें होनी होती हैं। लेकिन पाकिस्तान को अब ये एक डर सता रहा है कि अगर भारत का से पानी आना वाकई में बंद हो गया तो पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर है उसका क्या हाल होगा। आप ये देखिए कि पाकिस्तान की जो नदियाँ हैं, एग्रीकल्चरल एरिया वो है पंजाब, और पंजाब का एग्रीकल्चरल एरिया इज फेड बाय इंडस वाटर सिस्टम, जो उसकी वेस्टर्न रिवर्स है। अगर वहाँ से पानी आना बंद हो जाता है तो पाकिस्तान की जो फूड सिक्योरिटी है, एग्रीकल्चरल सिक्योरिटी है, वो सब खत्म हो जाएगी। तो जो डर सता रहा है, जो डर मन में आ गया है, उस डर की वजह से पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं वो आकर के तरह तरह की धमकियाँ दे रहे हैं, लेकिन धमकियों से कोई असर पड़ने वाला नहीं है। उसकी वजह दो हैं। पहली बात तो ये है कि मैं कोई 2 घंटे पहले कहीं और था और वहाँ भी मैंने ये कहा था कि एक हिंदी की पुरानी कहावत है कि अधजल गगरी छलकत जाए, भरी गगरिया चुप पे जाए। इसका मतलब साफ है कि जिसके पास एक भरकमपना है, रिसोर्सेज हैं, जिसको डर नहीं है, वो आराम से शांति से आराम से चला जाएगा। जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है, खाली है, वो शोर ज़्यादा मचाएगा। तो पाकिस्तान खाली है इसलिए शोर ज़्यादा मच रहा है, एक तो बात ये। और दूसरी चीज़ ये है कि आप कोई भी इंटरनेशनल लॉ के एक्सपर्ट यहाँ पर हो या बाद में देख लें, ऐसा कोई कानून इंटरनेशनल लॉ नहीं है जिसके मुताबिक भारत उनको पानी भेजने के लिए बाध्य है। ऐसा कोई कानून नहीं है। तो अगर इंडस वाटर ट्रीटी को हम मानने को तैयार नहीं होते हैं और हम उसको सस्पेंड कर देते हैं, तो पाकिस्तान के पास इंटरनेशनल लॉ में कोई सहारा नहीं है। तो सीधी सी बात यह है कि इस बार पानी के सिलसिले में खास तौर पर वो चक्कर में पड़ गया है कि अब आगे क्या किया जाए। मैं कुछ और बातें आपसे जानना चाहता हूं। दिनेश सर भी हमारे साथ मौजूद हैं। जय हिंद दिनेश सर। मुझे ये अवश्य बताएं आप कि अभी एक सुरेश सर ने भी जो बात कही ना, उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई मौका नहीं चूकता है भारत को नीचा दिखाने का।
एक और अभी पैनल डिस्कशन चल रहा था, पिछले कई दिनों से इस विषय पर बात हो रही है, तो कुछ विशेषज्ञों का ये मानना था कि वॉरफेयर का एक और फ्रंट खुला हुआ है, वो सोशल मीडिया के जरिए बयानबाजी के लिए, जिसको हम बहुत छोटी चीज़ मानते हैं ना, ये भी बड़ी तगड़ी चीज़ है। और पाकिस्तान इस वॉरफेयर को बहुत तेज़ी से खेल रहा है। क्या ऐसा है कि अब बस आमने सामने की लड़ाई नहीं, इन बयानों की लड़ाई भी होती है, पोजीशनिंग की लड़ाई भी होती है, और इसमें जो कुछ कहा जाता है उससे संकेतों के माध्यम से जनता के मन में कुछ बैठाने की लड़ाई भी होती है? डॉक्टर साहब, पहले तो जो हमारे आदरणीय गोयल सर ने बताया, मैं उनके साथ पूरी तरह से सहमत हूँ। बहुत आदरणीय व्यक्ति हैं। कल मैं इनका डिबेट सुन रहा था जहाँ ये दीपक बोरा सर के साथ थे। एक्सीलेंट इनका जो एनालिसिस होता है, लेकिन मैं बात शुरू करना चाहता हूँ कि देखिए साहब, ऐसा है कि आप जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं उससे ये साफ जाहिर होता है कि आपकी अपब्रिंगिंग किस प्रकार की है, आपके माँ बाप ने आपको क्या सिखाया है और आपका स्टैंडर्ड क्या है बातचीत करने का। मैं ये नहीं कि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, इस प्रकार की भाषा मेरे देश के किसी नेता ने या किसी सेना नायक ने इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं किया होगा कि हम हाथ काट देंगे। अरे भाई, वो याद कर लो, हाथ काट देंगे। 1,86,000 हाथ जो है ना 71 दिसंबर में हमारे सामने जोड़े गए थे, घुटनों के बल आए थे। मैं एक सैनिक होने के नाते ये बताना चाहता हूँ। दूसरी बात आ गई जो है, देखिए सोशल मीडिया के ऊपर इस समय जो है, जो मैं एक सैनिक होने के नाते जब मैं थोड़ा बहुत जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर को समझता हूँ, वो ये है कि इस प्रकार के जो बयान दिए जा रहे हैं इनके मंत्रियों द्वारा, जो मिसगाइडेड मिसाइल्स हैं, एक हैं वो इनके डिफेंस मिनिस्टर हैं, दूसरे अभी ये जिन्होंने दिया हुआ, बेसिकली इस समय इन लोगों के ऊपर बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से, बलूचिस्तान की तरफ से, और उसके बाद जो खैबर पख्तूनख्वा, और इन्होंने तीसरा या चौथा फ्रंट खोल लिया अफगानिस्तान के साथ। अब इस प्रकार की जिस समय घटनाएं होती हैं, इस प्रकार का जिस समय एक कोहराम सा मचा होता है आपके देश के अंदर, तो आप अपनी देश की जनता का ध्यान डाइवर्ट कराना चाहते हैं। उनका ध्यान डाइवर्ट कराना चाहते हैं कि 150 रुपये किलो तो आटा मिल रहा और 400-500 रुपये लीटर जो पेट्रोल मिल रहा। आप इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कि हम हाथ काट देंगे। अरे भैया, हिम्मत है तो कर लो। फिर 1 साल हो गया जब से पानी बंद हो रखा है, और जैसा कि गोयल साहब ने बताया कि अभी तक पानी बंद करने का या कुछ करने के बारे में ऑफिशियल स्टेटमेंट हमारी तरफ से कोई नहीं आई है। हमने सिर्फ ये इस एग्रीमेंट को सस्पेंड किया है, हमारे कारण है। और दूसरा जो है, जो मुझे थोड़ा बहुत सा ज्ञान है, वो ये है कि वियना कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक जो है, आप किसी भी एग्रीमेंट को तोड़ सकते हैं। उसके लिए कुछ एक कारण है, और जो बेसिक कारण है फंडामेंटल चेंजेस। 1960 के अंदर जिस समय एग्रीमेंट हुआ था, उस समय जमीनी रियलिटीज़ कुछ और थी, आज बढ़ चुकी हैं। आज हमारी पॉपुलेशन बढ़ चुकी है, हमें रिसोर्सेज चाहिए, हमें एग्रीकल्चर के लिए पानी चाहिए। तो हम जो है वो पानी हमारा है, जो इन्हें 80% अभी तक दे रहे थे, अब हमें ज़रूरत है, हम पहले अपने आप इस्तेमाल करेंगे, फिर आपको देंगे। और आप हमारे कोई मित्र देश हैं। अगर आप मित्र देश हैं, अगर आपको किसी प्रकार की कोई मदद चाहिए, तो आपका बात करने का नज़रिया, आपका हमारे प्रति जो सोच है, वो पॉजिटिव होनी चाहिए। आप कहते हैं कि पानी चाहिए, नहीं तो हम हाथ काट देंगे। एक इनका बिलावल भुट्टो है, वो कहता था अगर आप पानी बंद करेंगे तो हम खून की नदियां बहा देंगे। अरे भाई, ये हमारी भी क्या कहते हैं 4th लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी है, करके देख लीजिए। दिनेश सर, आपने बहुत बढ़िया बात एक कही है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैं कैरी करूंगा कि मदद अगर मांगना है तो मदद मांगने का एक तरीका होता है। मित्र देशों की मदद करना भारत का हमेशा से फर्ज रहा है, और पाकिस्तान की आवाम के साथ भारत की आवाम हमेशा जुड़ी रहती है। मैंने ये देखा आवाम के बीच में, और वहां का किसान किसी तरह से प्रताड़ित हो, ये भारत की मंशा कभी नहीं रही है। वहां का आम आदमी प्यासा रहे, भारत की मंशा कभी नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं। मेरे साथ में निपुण आलम बयान साहब भी जुड़ गए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, और मलिक असद साहब भी जुड़ गए हैं, पाकिस्तानी पत्रकार हैं। असद भाई, आपका स्वागत है। निपुण जी, आपका स्वागत है। निपुण जी, एक
अभी कानून की बात हो रही थी, सुरेश गोयल सर भी मेरे साथ मौजूद हैं, कर्नल शर्मा भी मेरे साथ मौजूद हैं। तो एक थोड़ा सा तो ये बता दीजिए कि पाकिस्तान की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कानूनी तौर पर कोई हमारा पानी नहीं रोक सकता, कोट अनकोट। दूसरी बात यह है कि क्या तो कानून कहते हैं, क्या संधि है, क्या स्टेटस है, और बाकी की बातें अभी कर्नल शर्मा ने कही है, मैं चाहूंगा कि उसको थोड़ा आगे बढ़ाएं कि ये भारत का पानी है, भारत अभी तक देता रहा, इस बात को कानूनी परिप्रेक्ष्य में कैसे समझा जाए? देखिए, हालांकि मैं पूरा नहीं सुन पाया, लेकिन उन्होंने जो बोला होगा, अनुभवी हैं तो अच्छा ही बोला होगा, पूरी जानकारी उन्होंने दी होगी। देखिए, बड़ा सुंदर प्रश्न आपका है कि 1960 में जो ट्रीटी वर्ल्ड बैंक के द्वारा की गई थी, जिसमें हम देखें तो वेस्ट रिवर मिली थी पाकिस्तान को, ईस्ट रिवर मिली थी भारत को। हालांकि जब इस प्रकार की ट्रीटी होती है, कोई भी कंट्री उसको एक तरफा ब्रेक नहीं कर सकता, लेकिन जब उसका एक टेन्योर पूरा होता है तो उसको रिव्यू किया जाता है, मतलब समीक्षा की जाती है। तो अब उसकी रिव्यू करने की बात है, और दो सोवरेन कंट्री के बीच में अगर उस ट्रीटी का रिव्यू होगा तो हम अपनी अपनी कंडीशंस को उसमें क्या करेंगे, आरोपित करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग फिर जाके दोबारा संधि का ड्राफ्ट दोबारा से तैयार होगा। तो ऐसा नहीं है कि बीच में हम तोड़ने की बात कर रहे हैं। टेन्योर था, वो कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया है, उसके बाद उसको रिव्यू करना है, रिव्यू करने के बाद उसको ब्रेक किया जा सकता है, पहली बात। दूसरी बात, ये एक गलतफहमी पाकिस्तान फैला रहा है कि हम पानी रोक देंगे। देखिए, पानी रोकना कोई मजाक बात नहीं है। पानी को रोकने का मतलब है यानी कि हमको टनल्स बनाने होंगे, हमको डैम्स बनाने होंगे। ये कोई 1-2 साल का काम नहीं है, इसको तो कई सालों की प्रोसेसिंग लगती है। होना ये है कि इसमें ये है कि मैकेनिज्म था कि जैसे पानी कभी कम होगा तो हम इन्फॉर्म करेंगे कि भाई इस बार पानी कम आएगा, या पानी कभी ज़्यादा छोड़ा जाएगा तो हम इन्फॉर्म करेंगे। तो उस तरह का जो मैकेनिज्म है वो भारत अपनी शर्तों के अकॉर्डिंग ढाल लेगा, ताकि पाकिस्तान को हम इंफॉर्मेशन शेयर न करें। इस तरह की बातें भारत की ओर से की जाएगी कि अब हम आपके साथ में कोऑपरेशन नहीं करेंगे बहुत ज़्यादा, लेकिन पानी अगर हमारे यहाँ पर कमी ज़्यादा होगी तो हम पानी को अपने यहाँ पर टर्न करेंगे, मोड़ेंगे। उस तरह की भारत बात कर रहा है, ना कि पानी को रोकने की। वो तो पॉसिबल नहीं है, ये तो भ्रम फैलाने की बात है। दूसरी बात क्या है प्रवीण जी, एक इंटरेस्टिंग बात आप देखिए, पाकिस्तान की ओर से मैं कभी भी ये नहीं देखता कि हमारे भी बहुत से देशों के साथ डिस्प्यूट है, विवाद चल रहे हैं, चाहे श्रीलंका हो, नेपाल हो, कई कंट्रीज के साथ है, लेकिन आप हमेशा भारत की ओर से क्या सुनेंगे कि हम डिप्लोमेटिक तरीके से बातचीत, संवाद के जरिए उन प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल रहे हैं, उनका हम विवाद का समाधान का बात कर रहे हैं। पर पाकिस्तान की ओर से हमेशा अग्रेसिव स्टेटमेंट क्यों आते हैं? इसका रीजन है उसकी जो नेशन बिल्डिंग की नींव डली, उसमें आप जाइए। देखिए, पाकिस्तान का जो निर्माण हुआ वो एक अग्रेसिव स्टैंड पर आकर हुआ कि ऐसे नहीं मिलेगा पाकिस्तान, लड़कर लिया जाएगा पाकिस्तान। तो इनके नेशन बिल्डिंग में ही वॉयलेंस है, और उसी वॉयलेंस को ये हमेशा इनकी फोर्स हो या नेता हो, उसको कहीं ना कहीं भुनाने का प्रयास करते हैं। तो अगर एक पीस माइंडेड कंट्री हो और एक कोऑपरेशन करने की बात करता हो, तो वो क्या कहेगा कि हम बातचीत के माध्यम से सुलझा लेंगे। और भारत तो वो देश रहा है प्रवीण जी, जिसने बांग्लादेश जैसे देश के साथ में 2015 में लैंड डिस्प्यूट का सॉर्ट आउट किया। 10,000 एकड़ की जमीन का विवाद था, हमने 7,100 एकड़ जमीन बांग्लादेश को दी ताकि हमारा विवाद सुलझे। हमको केवल 2,500 एकड़ जमीन मिली थी। 2016 में जो ओशियन डिस्प्यूट था हमारा बांग्लादेश के साथ में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का मामला आया, उसमें भी निर्णय को हमने स्वीकार किया, हालांकि उसमें लाभ भी बांग्लादेश को ज्यादा हुआ। तो अगर बांग्लादेश की तरह भारत पाकिस्तान के साथ भी करना चाहे हम कर सकते थे, लेकिन जो उनका टोन है ना, वो टोन कि नहीं हम लड़के लेंगे, और जब भी लड़ते हैं हारते हैं, तब भी एक गजब का, मैं आज तक पाकिस्तान के अंदर वो जो कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है। और ये बात अभी बहुत अच्छा बोल रहे थे, मैं लास्ट में सुन रहा था दिनेश सर को, दिनेश जी ने बहुत सुंदर बात कही कि देखिए पाकिस्तान के साथ एक सबसे बड़ी समस्या क्या है कि इंटरनल डिस्टर्बेंस है। और किसी भी कंट्री में जब इंटरनल डिस्टर्बेंस होता है तो दो तरीके होते हैं, या तो वो पूरे कंट्री का फोकस हमारी तरह 2047 की ओर रख दे कि ताकि पूरी जनता जो है उसके लिए लग जाए कि हमको 47 में विकसित बनना है, ताकि और चीजों से ध्यान हट जाए। दूसरा तरीका क्या है कि आप क्या करो, और कंट्री के साथ में टर्बर क्रिएट कर दो। अभी अफगानिस्तान के साथ ये 10-11 बार क्या कर चुके हैं या स्ट्राइक कर चुके हैं। तो क्या आप ये नहीं मान रहे कि अफगानिस्तान रिवेंज नहीं लेगा या अफगानिस्तान बदला नहीं लेगा? भारत के साथ तो ऐसा कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इनको पता है भारत को अगर छोड़ोगे तो मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। पहले भी मिला है 47, 65, 71, 99, अभी ऑपरेशन सिंदूर में।
प्रॉक्सी वॉर 1 के 9 से कर रहे हैं, तब भी इनको हर चीज में मुंह तोड़ जवाब मिल रहा है। जी। तो बेचारे अफगानिस्तान के ऊपर गोला दागना शुरू कर दिया। अभी मैं देख रहा था पाकिस्तान की एयरफोर्स ने एक वीडियो पब्लिश किया, दिखाया कि हमने अफगानिस्तान में कैसे अटैक किए। अफगानिस्तान ने वीडियो दिखाया कि महिलाओं को, बच्चों को मार दे। पूरे इंटरनेशनल मीडिया, कई मैंने देखा जर्मनी के, फ्रांस के, कई सारी चीजें उसको क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। ऐसी स्थिति बना दी है कि अफगानिस्तान को रशियंस की मदद न लेनी पड़ जाए और रशिया फिर आके पाकिस्तान को मारना शुरू करे। तो स्थिति पाकिस्तान खुद, मैं तो हमेशा बोलता भी हूँ कि पाकिस्तान को कोई खत्म करने वाला नहीं है, पाकिस्तान को पाकिस्तान की हुक्मरानी खत्म गॉट इट सर। इस मुद्दे को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, इंटरनल बनाम एक्सटर्नल, ध्यान भटकाना, ये सारी चीजें। असद भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं और ये अच्छा रहा कि अभी तक चर्चा जो है वो बिल्कुल जो पिन पॉइंटेड हमारी चीज़ें हैं वो सारे मुद्दे आए। असद भाई, एक चीज़ मैं, क्योंकि आप पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार हैं, वहाँ की स्थितियों को बेहतर जानते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ, हमसे बेहतर जानते हैं, तो ये सिंधु का पानी रुकने से एक तो पहले इसका डर क्यों है? पहली चीज़, भारत ने कहा इसको सस्पेंड करने का, लेकिन स्थितियां बनी हुई हैं, इसको रिवाइज किया जाएगा, उसकी अगर सशर्त होता है, भारत चाहता है कि आतंक खत्म हो वहाँ से और भारत को जो जख्म खाने पड़ते हैं वो बंद होना चाहिए। पहली चीज़ ये है। दूसरी बात ये है कि सिंधु का पानी रुकने से कौन कौन से इलाके कितने प्रभावित पाकिस्तान में होंगे, दो चीज़ें मैं आपसे जानना चाहता हूँ। अनम्यूट करिएगा, शायद म्यूट है, आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा। अभी आवाज आ रही है? जी जी असद भाई, आवाज आ रही, बोलिए। अच्छा, एक बात तो ये कि देखिए, आपने बड़ा अच्छा टॉपिक है आपका, तो ज्यादा बेहतर ये होता कि जो वाटर के एक्सपर्ट्स, आपको सुन नहीं पा रहे हैं, नेटवर्क का कुछ इश्यू आ रहा है असद भाई, और सुनना चाहता हूं, मैं ज़रूर सुनना चाहता हूं आपको। एक बार फिर मैं कोशिश करूंगा आपके पास आकर। जी, कुछ आवाज़ आई? जी जी, बोलिए बोलिए बोलिए, फिर कोशिश करते हैं। ये इंडस रिवर है, इसकी देखिए कि यहाँ पे तो अगर इसका पानी कम होता है तो हमारा जो साउथ का एरिया है और जो सिंध का एरिया है वो काफ़ी शदीद जो है वो मुतासर होता है। और इसी वजह से यहाँ पे एक काला बाग डैम जो है वो तकरीबन 40 साल पहले वो उसका मंसूबा जो है वो बना था, तो लेकिन वो नहीं बनने दिया गया क्योंकि इसमें साउथ और खैबर पख्तूनख्वा का भी कुछ एरिया और जो हमारा सिंध है वहाँ पर ये खदशा था कि अगर यहाँ पर डैम बनाया गया तो आगे पानी का जो है वो मुतासिर होगा। तो आप देखिए कि ये जो इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से जो भारत ने बात की कि इसको सस्पेंड कर दिया जाएगा, निपुण जी जो है उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि इस तरह से रोका नहीं जा सकता, कोई चीज़ें जो है वो उसमें कुछ अगर म्यूचुअल कंसेंट के साथ एक ट्रीटी है और वर्ल्ड बैंक जिसका गारंटर है तो उसको एक म्यूचुअल उसके साथ रिव्यू किया जा सकता है। लेकिन आप इस तरह से यूनिलेटरली इसको ख़त्म कर दें तो इसमें फिर यहाँ पर बात ये हुई थी कि जी वियना कन्वेंशन में है कि आप किसी वायदे को जो है तो वो ख़त्म भी कर सकते हैं, तो उसकी जो है वो रिपरकशंस भी होती हैं। फिर आप देखिए कोई तकरीबन 1-1.5 माह कभी जो है जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है उसका जो उसने इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसको अपहेल्ड किया है। तो आप इस तरह से एक ये यहाँ पर देखिए जिस तरह प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, एक सुपर पावर के सदर हैं, तो उनकी जो मर्जी आती है, जिस मुल्क के बारे में जो बात उनके दिल में होती है वो या सोच रहे होते हैं वो कर देते हैं। तो भारत तो इतनी बड़ी सुपर पावर नहीं है, एक बड़ा मुल्क है, लेकिन इस तरह का सुपर पावर तो नहीं है कि आपने जो है वो कहें कि हम पानी रोक देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। और देखिए 24 करोड़ लोग जो है वो मुतासिर होंगे इससे, तो इसमें इसका मतलब ये है कि अगर आपका कोई ऐसा एक्शन है तो 24 करोड़ लोग यहाँ पे जो मुतासिर होते हैं। तो आप देखिए कि जो निपुण जी ने और भी बात की थी कि लड़के देंगे पाकिस्तान को एग्रेसिव यहाँ पे बिहेवियर है, ये बात इनकी इस हद तक भी ठीक है कि यहाँ पे हमारे देहात वगैरह में
जब दो भाई भी, एक भाई दूसरे भाई का पानी, या एक कज़न जो है वो अपने किसी दूसरे कज़न के खेत का पानी जो है वो रोकने की कोशिश करता है, तो यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ वगैरह भी होती हैं, कत्लो गारत भी हो जाती है। तो आप इस तरह से अगर लोगों का पानी रोकेंगे जिनके ऊपर उन्होंने फसलें लगानी, और आप देखिए कि यहाँ पे काश्तकारों के बड़े मसाइल भी हैं। आप एक तो जो फर्टिलाइज़र है उसकी कास्ट जो है वो ज़्यादा है, बिजली की जो है कास्ट ज़्यादा है, ऊपर से आप उनका अगर पानी बंद करेंगे तो वो तो फिर उसके पास तो क्या चाह रहा है कि वो जो है वो कहते हैं कि तंग आमद और भजंग आमद, तो फिर वो क्या करे, आप उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपको किस तरीके से रिप्लाई करेगा। ये चीज़ जो है हमारे जो इस वक्त सियासतदान हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उनको भी इस चीज़ का है। और देखिए कि जब ये बात भारत की जानिब से हुई थी कि हम ये इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करते हैं, तो पाकिस्तान ने ये कहा था कि अगर कोई पाकिस्तान का पानी रोकेगा तो इसको हम एक्ट ऑफ वॉर जो है वो समझेंगे। तो अब देखिए कि अब ईरान और अमेरिका की यहाँ वॉर तक जो है, असद भाई ये बढ़िया आपने एक देख लिया। बहुत ज़मीनी हकीकत को हमारे सामने रखा। दो चीज़ें हैं, एक छोटी सी बात ये आपने कही काश्तकारों की परेशानी। मैंने शुरुआत में कहा, पता नहीं आप शायद जुड़े नहीं थे तब, कि किसान कहीं का भी हो दुनिया में, भारत की एक सोच होती है, किसान को लेकर भारत के मन में हमेशा एक सम्मान है, और आम जनता, सियासतदान फिर आपने जोड़ा। एक तो पानी अभी रुका नहीं, यानी वो किसान की जो परेशानी आप बता रहे हैं पानी रुकने से, वो अभी आई नहीं है उस पर, तो किसान नहीं बोल रहा, हाँ सियासतदान बोल रहे हैं उसको समझकर। ये आपने एक दूसरी बात बोली, इसको भी हम पकड़ कर चलते हैं। क्या वहां का किसान वैसे ही समृद्ध है सिंधु के पानी से, या किसान काश्तकार सचमुच बहुत ज्यादा परेशान है और उसको ये बताने के लिए कि तेरी परेशानी की वजह हम नहीं है भारत है, ये शगुफा छेड़ा जा रहा है, या इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं? देखिए किसान तो शेर है कि उनके मतलब जो कि किसान जो है उनको अपने जो उनका खेत है वहाँ से उनको रोजी मुयसर नहीं होती, तो अब मुजाहरे करते रहते हैं यहाँ पर। लेकिन जो हम एक देखते रहते हैं कंपैरिजन बाज़ औक़ात करते हैं कि वहाँ पर उनको कुछ जो फैसिलिटीज़ हैं वो कुछ ज़्यादा है, शायद कुछ ज़्यादा है, जैसे कि बिजली जो है उनका टैरिफ उसका, और फिर जो खाद है वो उसके रेट उनके जो है वो बड़े, यहाँ पर जो खाद का भी रेट है, यूरिया जो है फर्टिलाइज़र है, बिजली का रेट है वो ज़्यादा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। और ये जो मैंने आपको पानी का बताया, पानी के हवाले से बड़ा यहाँ पर ऑलरेडी बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, सूबों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि भाई एक को ज़्यादा पानी ना मिल जाए, दूसरे को कम पानी ना मिल जाए। ऐसी सूरत हाल में जब आप बाहर से इस तरह से बात करेंगे तो फिर ये देखिए कि ये एक गॉट इट। मेरा छोटा सवाल ये था असद भाई कि क्या आंतरिक जो उठापटक चल रही है उससे ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान के सियासतदान ये बयान दे रहे हैं? देखिए मैं बतौर सहाफ़ी जो मैं इस वक्त सूरत हाल देख रहा हूँ, मैं तकरीबन 30 साल से जर्नलिज्म में हूँ। इस वक्त जो हमारी जो गवर्नमेंट है, देखिए यहाँ पर आपको भी पता है पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं तो मुखालिफ पार्टी होती है वो इल्ज़ामात लगाती है, भारत में भी लगाती है, लेकिन जो लेजिटिमेसी इस वक्त मौजूदा जो सेटअप है उसको मिली हुई है। आप देखिए शायद इसकी रीजंस बहुत सारी हो सकती हैं। एक इंटरनेशनल और 9 मई का जो वाक़या जिसमें आप कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत की फतह हुई, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इसमें भारत को शिकस्त हुई है और हमारी फतह हुई है जी। एक नैरेटिव है जो यहाँ इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में पाकिस्तान ने जिस तरह से भी आया, बहरहाल अभी तक जो है वो पाकिस्तान को एक जी। आपका थोड़ा लंबा एक्सप्लेनेशन आया है सवाल के जवाब में, लेकिन मैं समझ गया आपकी बात समझ गया कि सियासत में हर जगह ये होता है। आप ये इसको संक्षेप में अगर लब्बो लुबाब आपकी बात कर रहा हूँ। सुरेश सर,
आपने सुना हमारे जो पाकिस्तानी भाई हैं असद भाई, उन्होंने एक्सप्लेन किया वहाँ किसानों की बात को बताया। मैं, क्योंकि आप इंटरनेशनल रिलेशंस को जानते हैं, यहाँ पर भारत की शक्ति क्या है ऐसी किसी ट्रीटी को लेकर और संवाद को लेकर हस्तक्षेप दुनिया के अन्य देशों के इस मसले में क्या है? प्रवीण जी और असद भाई, मैं आपको भाई बोल रहा हूँ क्योंकि कल्चरली, सिविलाइजेशनली हम लोग एक ही तबके से बिलोंग करते हैं और समझते हैं एक दूसरे को, तो मैं इसलिए भाई बोल करके आपसे एक छोटी सी मैं अर्ज कर रहा हूँ। एज ए डिप्लोमैट, मेरे को पिछले 40-50 साल से जो ये नैरेटिव आपने असद भाई कहा, सुनते सुनते मेरे कान पर चुके। और मैं इसलिए कह रहा हूँ ये कि जहाँ कोई मौका आता है, जहाँ पर भारत ने कोई कठोर कदम उठाया, परेशानी हुई, तो एक हायतोबा मचती है कि अरे ये आपने क्या कर दिया, ये तो पाकिस्तान के जो किसान हैं वो मर जाएंगे, वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। अरे भाई, अगर ये सब आपको सोचना था तो एक छोटी सी एक अर्ज करता हूँ आपसे, तो भारत से दुश्मनी मोल लेने से पहले नहीं सोचा था आपने ये? आप जरूरी है कि भारत के ऊपर हमला करते रहें, जरूरी है कि आतंकवादी गतिविधियां अपनाने के साथ में ये सब करते रहें। आप ये देखिए कि जो भी भारत के प्रधानमंत्री हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी हों, उनसे पहले मनमोहन सिंह हों, उनसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी हों, सबने लाहौर के या रावलपिंडी तो आपका गढ़ है, वो लाहौर का या इस्लामाबाद का चक्कर लगा लिया, चाहे शादी के बहाने से या किसी और बहाने से। और जब भी चक्कर लगाया, उसके बाद में क्या उसका सिलसिला क्या मिला? पीठ में खंजर भोंका गया, कारगिल शुरू हुआ, उड़ी हुआ। तो दिक्कत ये है असद भाई, मैं छोटी सी बात है कि पाकिस्तान का जो एक जन्मजात दुश्मनी है ये भारत से, वो खत्म नहीं हो रही। और इंडस वाटर ट्रीटी लीगैलिटी की बात नहीं है। अगर लीगैलिटी की बात होती तो हम मानते कि हाँ, लीगली हमको दिक्कत है। इसीलिए मैंने शुरू में ये कहा कि किसी भी वजह से हम बाध्य नहीं हैं कि जो पानी है एज एन अपर राइपेरियन हम शेयर करें। हमारे पर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, कोई इंटरनेशनल लॉ नहीं है जो हमसे कहता हो कि हमको ये पानी आपको भेजना है। जा रहा है। अगर हम रोकेंगे तो हमारा जो अनाउंसमेंट है वो आपको खाली एक अभी सूचना है कि अगर आप हमसे दुश्मनी का रास्ता इख्तियार करते रहेंगे तो हमारे पास कोई ज़रूरी नहीं है कि हम पानी ना रोकें, हम रोक सकते हैं, रोक लेंगे। दिक्कत ये है कि पाकिस्तान की आका, पाकिस्तान के में जो अवाम है, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। पाकिस्तान के अवाम के लोगों से हम बाहर भी मिलते रहते हैं, उनके ख्यालात बिल्कुल दूसरे हैं। जो पाकिस्तान के आका हैं, और आका शहबाज शरीफ भी नहीं है, आका आपके हैं असीम मुनी। दिक्कत यह है कि उनको 1947 से लेकर के हमेशा से, और प्रवीण जी आप मेरे को मौका दीजिएगा क्योंकि अब मैं असलियत बयान कर रहा हूँ, ये असलियत ये है कि पाकिस्तान की पंजाबी फौज को हमेशा से ये शिकायत रही है कि वो भारत की फौज से जीत नहीं पाए। 47 की बात हो, 65 की बात हो, 72, 71 की बात हो, जो भी हो, तो एक जो खटका सा लगा रहता है मन में कि हम जीत क्यों नहीं पा रहे हैं। हम तो पाकिस्तान हैं, ज़्यादा मजबूत हैं, ज़्यादा ताकतवर हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये लोग क्यों नहीं हारते हैं ये। तो जब तक उनको जीत का मौका नहीं मिलता है वो ये खुराफात करते रहेंगे, खुराफात ये कि भारत के लिए हमेशा जो है कोई ना कोई मौका निकाल करके करते रहेंगे, चाहे बॉम्बे का हिसाब हो या दिल्ली का हिसाब हो, कहीं ना कहीं से वो करते रहेंगे। गलत है या सही है? तो ये जो है मैसेज है, असल मैं भी साफ कह रहा हूँ, ये मैसेज है। हम ये नहीं कह रहे कि पानी रुक गया जी, लेकिन मैसेज ये है कि भैया
अगर हमसे दुश्मनी निभाओगे तो हम चुप नहीं बैठेंगे। जी बहुत हो गया ये, जी। कहते हैं हम ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, ये मेरे मन में सवाल आ रहा था और आपकी बात जहाँ खत्म हुई, जो आपने कहा ना कि अवसर दीजिए, ये मैं पूछना चाहता था। अब मैं चाहता हूँ कर्नल शर्मा आप इस बात को आगे बढ़ाएं कि मेरे साथ अभी पिछले कुछ दिनों में बलूचिस्तान पीओके के जितने एक्टिविस्ट बैठे, ये जो पंजाब बनाम रेस्ट ऑफ दी पाकिस्तान के, जबकि वो पाकिस्तान का और ज़्यादा बड़ा हिस्सा हो जाता है। वैसे तो बलूचिस्तान ही कितना बड़ा हिस्सा हो गया, फिर पीओके को ले लीजिए, खैबर पख्तूनख्वा को ले लीजिए और सिंध प्रांत, ये सारे प्रांत जो हैं, अवाम की जब बात होती है तो सब वैसे ही पाकिस्तान के ही खिलाफ हैं और हिंदुस्तान से हमेशा मदद मांगते, नाराज़गी जताते हैं वो। अब मेरे पैनल पे बैठते कहते हैं हिंदुस्तान कर क्या रहा है, हाथ पे हाथ धरे बैठा है, आप हमको हथियार दे दो, आप हमको आज़ाद करवा दो, ये मांग करते रहते हैं वो। यानी पाकिस्तान में सिर्फ ये जो पंजाबी वाला हिस्सा है, पंजाब वाला हिस्सा है, इसको छोड़कर, और तो पंजाबी कौम भी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, इनको छोड़कर पूरा पाकिस्तान ही पाकिस्तान के खिलाफ है। भारत की सिचुएशन और ऐसे हालात में इन नेताओं के ये बयान, जो डोमिनेंट सोसाइटी है उसकी तरफ से ये बयान, ये क्या दिखाते हैं? ये क्या सचमुच कोई डर है पाकिस्तान को कि कुछ बड़ा होने वाला है? देखिए, मैं अपने पहले सेगमेंट में कह चुका हूं, जो एक सैनिक होने के नाते मैं कह सकता हूं कि इस समय बेसिक एम ये है कि उन्होंने अपनी जनता का ध्यान डाइवर्ट करना है, क्योंकि अदरवाइज जिस प्रकार से पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर जिस प्रकार से लोग बाहर आ गए हैं, वो उनकी फौज और उनकी पुलिस से नहीं डर रहे हैं। उसके बाद उनके जो एक जॉइंट एक्शन कमेटी के नेता हैं, शायद उनका नाम है अमानुल्लाह खान, तो उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि हमारा अलग से पासपोर्ट होगा, हमारा अलग से झंडा होगा, और वर्ड्स टू दैट इफेक्ट। जब इस प्रकार की खबरें जो है पाकिस्तान के मेनलैंड के अंदर पहुंचती हैं, तो उससे जनता में एक प्रकार का अविश्वास की भावना पैदा हो जाती है पाकिस्तान आर्मी के प्रति। और दिन प्रतिदिन जो है पिछले कुछ दिनों से जिस प्रकार की घटनाक्रम चल रहा है, आप देखिए सिंध के हेडक्वार्टर के अंदर टेररिस्ट अटैक करते हैं, बलूचिस्तान के अंदर क्या हो रहा, बलूचिस्तान के अंदर डॉक्टर महरूम बलूच को जो उम्र कैद दी गई है, तो उसका भी आफ्टर इफेक्ट है, उसका भी मैं मान के चलता हूं कि आने वाले दिनों में डीएलए की तरफ से कोई अटैक होगा। फिर इन्होंने अफगानिस्तान के साथ एक और फ्रंट खोल लिया। तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव में मैं ये कहूँगा, टाइम टू टाइम जो है ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, और ये चंद एक लोग जो हैं, जैसे ये ख्वाजा आसिफ हो गए, दूसरा ये हो गए जो इनके पर्यावरण मंत्री हैं, वो जिस प्रकार से बोल रहे हैं, तो बेसिकली दे वांट टू बी इन द गुड बुक्स ऑफ आर्मी, दैट इज व्हाई दे आर गिविंग दिस काइंड ऑफ ए स्टेटमेंट। अदरवाइज इन स्टेटमेंट की कोई वैल्यू नहीं। अब मैं आदरणीय गोयल सर ने जहां पॉइंट खत्म किया था उसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूं। 1 मिनट देंगे डॉक्टर साहब? जी प्लीज सर। देखिए डॉक्टर साहब, ऐसा है कि पाकिस्तान आर्मी को पूरी तरह से पता है कि हमारा वर्चस्व तभी तक है जब तक कि हम पाकिस्तान की आवाम को एक प्रकार का ये डर नहीं बनाकर रखेंगे कि हम आपके सर्वाइवर हैं और अगर हम नहीं हैं तो इंडिया आपको खा जाएगा। और आज की तारीख के अंदर पाकिस्तान की आर्मी, जो पाकिस्तान की सेना को काम करना चाहिए, उसके अलावा वो सब काम कर रहे हैं। पॉलिटिक्स में है, डिफेंस हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन है, कंस्ट्रक्शन बिजनेस में, फौजी फाउंडेशन में है, कोई खाद की फैक्ट्री, मतलब आप कहीं भी देख लीजिए वहां पर ये फौजी इन्वॉल्व हैं। आपके चैनल पर मैंने बताया था 28,000 लोगों का जो इनके एलीट ग्रुप है, सबने डबल सिटीजनशिप ले रखी है। कितने लोग जो हैं इनके आर्मी के जनरल जो हैं, जो रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, रिटायर होते हैं और उसके बाद प्लेन पकड़ते हैं, किसी के पास सिटीजनशिप है। तो बेसिकली पाकिस्तान आर्मी के एक प्रकार से उनके मुंह के अंदर खून लग गया हुआ है पावर का, वो बैरक में नहीं जाना चाहते हैं। और किसी भी हालत में जब तक पाकिस्तान की आर्मी एम्पैथी नहीं दिखाती बाकी फोर्सेस के लिए, चाहे वो बलोच रेजिमेंट है, सिंध रेजिमेंट है, या बाकी जो भी कुछ है, एक जो पंजाबी डोमिनेशन है और दूसरा जो एरोगेंस ऑफ पावर है पंजाब के लोगों की, वो इनके लिए काफी हद तक जो है एक प्रकार से प्रॉब्लम क्रिएट कर रखी है। और एक लास्ट पॉइंट है, पता नहीं वो जेन्युइन है या नहीं है, देखिए जिस समय जो है जो मुहाजिर यहाँ से गए हैं,
जो पाकिस्तान जो इंडिया से पाकिस्तान के अंदर लोग बाग गए हैं और वो बनते हैं जनरल, उस समय जो है भारत के प्रति जो है ज़्यादा शत्रुता की भावना दिखाई जाती है। मेरा ये मानना है कि ये जो मुहाजिर हैं, चाहे वो जिया-उल हक था, जहाँ परवेज़ मुशर्रफ था, जहाँ अभी ये असीम बाजवा है, इन लोगों को अपनी स्टैंडिंग, अपने आप को पाकिस्तानी शो करने के लिए ज़्यादा दुश्मनी दिखानी पड़ती है भारत के प्रति। तो ये मेरी एक ऑब्जर्वेशन रही जो मैंने अपने। गुड ऑब्जर्वेशन सर, इस पे किसी दिन शो करेंगे, अच्छा है। निपुण जी, इस बात ये विषय मैं समझना चाहता हूँ, ये सचमुच में, क्योंकि सुरेश सर ने भी बोला और ये मेरे मन का भी विषय था कि क्या एक छोटा हिस्सा, जो अपेक्षाकृत छोटा हिस्सा है पंजाब वाला पाकिस्तान का, वो डोमिनेट कर ले रहा है पूरे पाकिस्तान को और मानवाधिकारों का उल्लंघन वहां पर हो रहा है, ये बहुत साफ है। लड़ाई आज की नहीं है, बलूचों की लड़ाई आज की नहीं है, पीओके में जो अभी क्रांति के माहौल दिखाई दे रहे हैं, जिसको दबाया जा रहा है, वो सारी चीजें इस ओर इशारा करती हैं कि एक छोटा सा हिस्सा, क्योंकि उनके वो आर्मी में प्रमुखता से हैं, एक तो ये समझ में आता है क्योंकि आर्मी का डोमिनेंस है, लेकिन ये कैसे चल पा रहा है? आप ही का सवाल, ये कॉन्फिडेंस कहां से आता है? ये आपने पूछा था, मैं यही सवाल रखता हूं आपके सामने। हम एक स्टेट की इनका प्रोविंस 4 स्टेट के हैं, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब। ये बात सही है कि पंजाबी डोमिनेंस वहाँ पे रहा है, चाहे हम मिलिट्री की बात करें, पुलिस की बात करें, थोड़ा बहुत इन्होंने ब्यूरोक्रेसी के अंदर सिंध को अभी पार्टिसिपेशन देना शुरू किया, नहीं तो पहले सिंध को भी नहीं देते थे। और बलूच के अंदर जो हम बात करें कि अलग होना है, ये तो अब से थोड़ी, जब बलूचिस्तान को मिलाया गया तभी 1 साल बाद शुरू हो गया। तो कई बार वहाँ पर कि हमको अलग होना है, हमको मिलना नहीं है, तो पूरा तो जम से चल रहा है, कोई अभी की बात नहीं। खैबर पख्तूनख्वा की हम बात करें, पहले ये काफी शांत रहा, लेकिन जब से तालिबान इन्होंने पाकिस्तान में ओरिजिन किया, तो तालिबान के 2 पार्ट हो गए मेनली, एक तो अफगान तालिबान, एक पाकिस्तान तालिबान। तो जो टीटीपी है वो पाकिस्तान तालिबान, उसको बहुत ज़्यादा जो शक्ति मिली है वो 2021 में जैसे ही तालिबान अफगानिस्तान में आता है, तो टीटीपी को ये लगता है कि ये काम तो हम भी कर सकते हैं, और उनको एक मॉरल सपोर्ट, या हम कह सकते हैं कि इस तरह का कि जो अफगानिस्तान में तालिबान आ गया, लिंक उनके पाकिस्तान अफगानिस्तान से हैं, अफगानिस्तान के तालिबान से हैं, तो उनको कहीं ना कहीं इसका एक मोटिवेशन फैक्टर मिलता है। दूसरा क्या है कि अफगानिस्तान डोरन लाइन को मानता नहीं है। अफगानिस्तान का पहले से कहना रहा है कि डोरन लाइन जो है, जो पख्तून एकता है, यानी कि जो पख्तून यूनिटी है, उसको कहीं ना कहीं तोड़ती है। हम डोरन लाइन को नहीं मानेंगे। आज तो बॉर्डर नहीं है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। और ये तो आप याद करो, जब 1971 में ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था बांग्लादेश के अंदर, यानी कि पूर्वी पाकिस्तान से था, तो कर्नल टीका खान गए थे इनके यहाँ से, तो इन्होंने कहा भी था उस समय कर्नल टीका खान ने कि भाई हम इनको तो प्योर पाकिस्तानी नहीं बना पाए, लेकिन इनकी अगली नस्लों को हम प्योर पाकिस्तानी बना देंगे। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये बांग्लादेश की ओर से कई बार स्टेटमेंट यूएन तक में रखा गया है। खुद शेख हसीना जी ने यूएन में ये स्टेटमेंट किया है कि अत्याचार क्या होता है। कर्नल टीका खान ने जो हमारे यहाँ किया, या इसको हम कह सकते हैं रेस के प्रति, एक प्रजाति के प्रति जो कहते हैं ना रेसिज्म जो होता है, वो पाकिस्तान के अंदर देखने को मिलता है। आज स्थिति ये है कि सिंध ऑलरेडी फाइट कर रहा है। सिंध को पहले ही पंजाब पानी कम देता है, और अब पंजाब को टेंशन ये होती है कि जब भारत जो इंटर बॉर्डर ट्रीटी है उसको एब्सेंस कर रहा है। अभी हमने टर्मिनेशन की बात नहीं की है। अप्रैल 2025 में जो डिक्लेरेशन किया था हमारी सिक्योरिटी जो कमेटी है कि हम एब्सेंस करेंगे, लेकिन निलंबित करेंगे, सस्पेंड करने की, कि हमने उसको डिसमिस कर दिया हो या सस्पेंड कर दिया हो, या ऐसा हमने नहीं कहा। तो पाकिस्तान को इसी बात की चिंता सताने लगी है कि सिंध की ओर से और भी ज्यादा क्या होगी, बगावत होगी। दूसरी बड़ी बात क्या है पीयूष भाई, जब कोई कंट्री अपने नेशनल इश्यूज को नहीं देखता, अपने इंटरनल इश्यूज को नहीं देखता। एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको दे रहा हूँ। पाकिस्तान का अभी मैं बजट देख रहा था, पाकिस्तान ने अपने डिफेंस बजट को बढ़ाकर 18% कर दिया पूरे अपने बजट का। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि जो पाकिस्तान के अदर सेक्टर है, चाहे वो एजुकेशन है, हेल्थ है, उन सब में बजट घट जाएगा। जनता वहां पर बगावत करेगी। उस कंडीशन में ये फिर वही बात करेंगे भारत के ऊपर, अफगानिस्तान के ऊपर, उस कंडीशन में आएंगे। तो पाकिस्तान ने जो अपनी पॉलिसीज अपनाई, उन पॉलिसीज के कारण पाकिस्तान परेशान है कि अब इस तरह फंस गए हैं कि करें तो करें क्या।
और पंजाब को हमेशा, भाई आप इनसे पूछिए आज क्यों नहीं, जब मुजीबुर रहमान 70 के चुनाव में क्लियर मेजोरिटी से बन गए थे, उस समय उनको पावर क्यों ट्रांसफर नहीं की? बात यही थी रेसिज्म कि हम पंजाबी हैं, क्या हम बंगालियों के कंट्रोल में आ जाएंगे, ये बात थी। आप सोचिए पूर्वी पाकिस्तान की जनसंख्या पश्चिमी पाकिस्तान से ज्यादा थी, लेकिन इन्होंने क्या किया, जनसंख्या के हिसाब से जो वहां की नेशनल असेंबली है उसमें सीट किसको मिलनी चाहिए थी? ज्यादा बंगाल को मिलनी चाहिए थी, पूर्वी पाकिस्तान को मिलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सीटें किसको कि 2 यूनिट बना दी और आधी आधी सीटें बांट दी, 150 तुम्हारे पास, 150 हमारे पास। तो मेनली बात क्या है कि पाकिस्तान ने पहले से ही डेमोक्रेटिक वैल्यूज को नहीं माना, सेमी आर्मी रूल को रखा, आर्मी ने खुद ही पोजीशन ले ली कि तुम्हारे से नहीं चल पाएगा देश, देश चलाएंगे हम चलाएंगे। तो जब ऐसा कंट्री कोई बन जाता है तो वहां बड़ी समस्या होती है कि देश आखिर पॉलिटिकल पार्टी चला रही है, मिलिट्री चला रही है, ISIS चला रही है, रेडिकल ग्रुप्स चला रहे हैं, या बाहर की बैठी दुनिया की ताकतें, अमेरिका, चीन, उनके अपने इंटरेस्ट है पाकिस्तान के अंदर, वो अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करने लगे रहते हैं। तो ये कुछ एक स्थिति है पाकिस्तान की। मैं मानता हूँ टोटली फेल्ड स्टेट अकॉर्डिंग टू हिज पॉलिसीज, वो अपनी पॉलिसीज ऐसी नहीं बना पाए जिससे कंट्री को एक नेशन की तरह डेवलप करना। जी, ये इतना गरिमापूर्ण पैनल है, इस पर जो बातचीत अभी तक हुई वो इतनी सारगर्भित है कि इससे पाकिस्तान के पत्रकार भी जो हैं वो इनकार नहीं कर सकते, और मुझे लगता है वो असहज भी महसूस कर रहे होंगे कि भाई लोग बात तो सारी सही कह रहे हैं, यहाँ तो झगड़ा हो ही नहीं रहा है कि मैं ये बोल दूँ कि BLA में जो तुम कर रहे हो, बलूचिस्तान में जो कर रहे हो वो भारत करवा रहा है, कि जो POK में करवा रहा है वो भारत करवा रहा है। फिर भी सुरेश सर, ये जंक्चर मुझे थोड़ा सा बताइए, क्योंकि अब हम अंतिम दौर में हैं, ये क्या एक क्रूशियल टाइम चल रहा है या ऐसा समय आता जाता रहा है, या इस समय सचमुच चारों तरफ से पाकिस्तान की स्थिति ये है कि अब यहाँ पर जितने दिनों तक वो कंज्यूम करते हैं कंज्यूम करेंगे, चीन अमेरिका अपने अपने हितों से जब तक उनको साधते रहेंगे, वो अपनी फंडिंग लेते रहेंगे, और उसके बाद फुर जैसे परवेज साहब चले गए बाकी चले गए? देखिए, 2 चीज़ें बड़ी, जैसा कि आपने कहा कि समय काफ़ी नज़दीक आ गया है अब ये, सो वी ऑल नीड टू कम टू एन एंड। 2 चीज़ें कहूँगा मैं यहाँ पर। अगर पाकिस्तान को एक टोटल पाकिस्तान की इतनी ही चिंता है, तो जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो बिजली पैदा होती है, वो बिजली वहाँ पर कश्मीर के काम में नहीं आती है, वो पंजाब को एक्सपोर्ट होती है जी, और हायर रेट के ऊपर। तो जहाँ पर की बिजली की दिक्कत रहती है POJ के लिए, उस दिक्कत को देखते हुए भी बिजली पंजाब को क्यों जाती है? उसका जवाब मेरे ख्याल असद भाई है नहीं, यहाँ पर चले गए हैं, पता नहीं है या नहीं है, जो भी वो भाग जाते हैं। ये जब हाथ में मैंने कहा ना, मैंने ये जो भूमिका बांधी थी इसी बारे में थी कि वो बहुत असहज महसूस कर रहे थे कि भाई लोग बातें तो सब सही कह रहे हैं, कैसे सुनता रहूं मैं। तो आ गए, थोड़ा जल्दबाजी कर दी मैंने। असद भाई ये असद भाई सुन रहे होंगे कि ये कहीं अदरवाइज ना ले मेरे जाने को। ठीक है सुरेश सर, आप बात खत्म करें, समय कम है, तो असद भाई का भी एक कमेंट लेंगे हम। आप ये बताएं कि पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर में जो बिजली पैदा होती है पंजाब जाती है, और जम्मू एंड कश्मीर पाकिस्तान बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर, वहाँ पर बिजली की दिक्कत रहती है। क्यों? ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। अच्छा, एक चीज़ और, मैं बस खाली आखिरी चीज़ कह करके मैं बंद करूँगा उसके बाद में। दूसरी चीज़ ये है कि इतना सब होने के बावजूद, ये देखने के बावजूद कि जो पंजाबी आर्मी है, पंजाबी आर्मी आपकी पाकिस्तान का, आई एम सॉरी प्रवीण जी, ये मैं लफ्ज़ कभी इस्तेमाल नहीं करता हूँ, लेकिन मैं कर रहा हूँ, ये पंजाबी आर्मी पाकिस्तान का चेहरा काला करने की बात भी वहाँ पर डटी हुई है। अगर ऐसा कहीं और होता तो आर्मी वहाँ पर नहीं रह पाती जी। तो ये पाकिस्तानी लोगों की सहनशीलता है कि भाई चलते रहो, कुछ भी करते रहो, या कमजोरी है? जी 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 सर, थोड़ा क्विक कमेंट लेता हूँ। असद भाई, थोड़ा समय कम रहा क्योंकि आपके पास आता उससे पहले कुछ नेटवर्क का इशू आया, पर ये पंजाबी आर्मी, मुझे तो यही समझा दीजिए, पंजाब बनाम रेस्ट ऑफ दी पाकिस्तान एक ऐसी लड़ाई है जो पंजाब के लिए अभी सिंधु से या भारत के साथ विवाद से ज़्यादा बड़ी चुनौती है।
जी देखिए, ये अब जो बात कर रहे हैं आप पंजाब में भी देखिए, पंजाब एक बहुत बड़ा पाकिस्तान का सूबा है, और मेरे ख्याल में भारत में जो सूबे हैं उनके हिसाब से अगर देखें तो जितने पंजाब का एरिया उसमें वहाँ पे आप देखें तब वहाँ पर बहुत ज़्यादा उतने एरिया में होंगे सूबे। तो ये बात पाकिस्तान में भी है कि पंजाब जो है वो बड़ा, इसको या तो सूबों में डिवाइड कर दिया जाए 4 में, या इसको एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो डिवीजन में, ये इसके हवाले से काम भी हुआ है। लेकिन सिर्फ ये कह देना कि पंजाब जो है या आर्मी जो है वो पंजाबी है, ऐसी बात गलत है। आर्मी के अंदर जो है नहीं नहीं, ये बलूचिस्तान, पीओके, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा और जो बचा हुआ पाकिस्तान है उसके संदर्भ में बात हो रही है। नहीं, जो मैं आपको बात कर रहा हूँ कि जो पंजाब की जो है ये यहाँ पे भी एक रियलाइजेशन है कि पंजाब जो है वो इसको सूबों में इसको डिवाइड होना चाहिए, और यहाँ पर एक बड़ा सूबा है, इसमें एक इसी वजह से यहाँ पे गॉट इट सर, ये मसला एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़ा है, तो मैं कभी डिटेल में बात करूंगा। कर्नल शर्मा, चलते चलते पीओके के, संक्षेप में ही रखेंगे इसको, पीओके के एक्टिविस्ट मुझसे बार बार कह रहे हैं कि भारतीय आर्मी क्यों नहीं आ जाती। आपकी टिप्पणी, क्योंकि आपसे इस पर कभी बात नहीं कर पाया था। नहीं देखिए, हमारी भारतीय सेना जो है, हम एक अपॉलिटिकल आर्मी है, हम एक डेमोक्रेटिक सरकार की आर्मी है, हम इंडिपेंडेंट आर्मी नहीं है। अगर भारत सरकार हमें आदेश देगी तो हम जैसा हमें आदेश मिलेगा हम काम करेंगे और काम को पूरा खत्म करके वापस आएंगे। जी, गॉट इट सर। सुरेश सर बहुत धन्यवाद, कर्नल शर्मा आपका धन्यवाद, निपुण भाई आपका धन्यवाद, और असद भाई आपका विशेष तौर पर धन्यवाद। बड़ी आपने बैलेंस तरीके से अपने व्यू को रखा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बड़ी अच्छी चर्चा रही। बात इंडिया की में आज हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की तरफ से बार बार कई नेताओं की तरफ से गीदड़ भभकी आती है, हाथ काटने की, खून बहाने की, ऐसी बातें कही जाती हैं। आज आपने इस डिस्कशन में देखा, पाकिस्तान के पत्रकार भी मेरे साथ थे और अन्य भारत के तमाम विशेषज्ञ थे विभिन्न क्षेत्रों के। इस पूरी बातचीत से एक बात बहुत साफ हो गई है कि पाकिस्तान अपनी अंदरूनी कमियों को छिपाने के लिए अपनी जनता के सामने कुछ नैरेटिव्स रखता है। दूसरा, पाकिस्तान की असली चुनौती जो है वो उसके अपने घर में है। बहुत बुरी तरह से टूट रहा है पाकिस्तान, और बचाने वाले कौन है या इस पर बोलने वाले कौन है? वो पाकिस्तानी सेना के अधिकारी जो अपने अपने बिजनेसेस कर रहे हैं, जो दुनिया की किसी आर्मी के अधिकारी नहीं करते। और बात करेंगे, बात इंडिया की में आज इतना ही।